Hi everyone, welcome to Free Study. So this is next video for September 2020 Current Affairs Compilation. ये Insights IAS का जो PDF आता है उसके शॉर्ट नोट्स हैं जो कि मैंने बनाए हैं एंड उन्हीं के थ्रू हम आगे पढ़ रहे हैं। नोट्स इसलिए बनाए हैं ताकि कॉपीराइट स्ट्राइक्स ना आए बिकॉज PDF हम उनका यूज़ करते हैं, सो दैट इज़ द इशू। सो हमने इसीलिए PDF बनाने शुरू किए, हैंड से नोट्स बनाने शुरू किए एंड फिर उसका PDF स्कैनिंग करके आपको PDF से पढ़ाया जा रहा है। ट्रस्ट आप कर सकते हैं इन PDFs पर, क्योंकि जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं ये आपको इनसाइट से बेटर ही लगेंगे क्योंकि आपको उससे में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एंड जो ये नोट्स हैं एक बार वीडियो सुनिए, रीड कीजिए। आपको जो वीडियो है आप चाहें तो इसको बाद में जब अपलोड हो जाती है तो आप इसको जो स्पीड है वो डबल करके सुन सकते हैं, तो उससे भी आपका आधा टाइम लगेगा। एंड फिर जो टाइम आपका बचता है जस्ट रीड द PDF बाय योरसेल्फ। आपको खुद लगेगा कि हाँ करंट अफेयर्स आपके कंट्रोल में हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को अगर आपको बहुत इजी करना है तो एक तो 10 जगह से मत पढ़िए। जैसे कि मान लीजिए काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो कि अलग अलग द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस देते हैं, फिर PIB का देते हैं। तो अगर आपको देखिए बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो फिर तो आप उसको देख सकते हैं बस थोड़ी बहुत जानकारी लेने के लिए, अदरवाइज सोर्स कोई एक ही फॉलो कीजिए। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मान लीजिए किसी भी चैनल से, कोई भी एक चैनल से अगर आप द हिंदू सुनते हैं तो आप सुनिए, लेकिन एक ही किसी पर्सन का देखिए, बार बार उसी को ही 2-3 जगह से अगर आप द हिंदू देखेंगे, ठीक है, तो फिर आपको लगेगा एक दो इन्फॉर्मेशन इस दूसरे चैनल ने न्यू बताई है, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता। क्योंकि जो चैनल अगर द हिंदू पढ़ा रहा है तो वो कोई भी इन्फॉर्मेशन छोड़ेगा नहीं। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डे पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कवर की जाती है तो वो दूसरे या तीसरे दिन ज़रूर कवर की जाती है। तो इसीलिए ट्रस्ट बनाकर रखना ज़रूरी होता है। इसी तरीके से आपको ट्रस्ट इन नोट्स पर बनाना है कि ये जो नोट्स हैं ये कंप्लीट हैं। एंड इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स के नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यही नोट्स जो हैं वो ले सकते हैं, आप मेरी ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं एंड दीज आर अवेलेबल एट वेरी मिनिमल कॉस्ट। एंड मैंने कम्युनिटी टैब पे भी डाला था कि हार्डवर्क जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक बार खुद, अगर मैं तो कहती हूँ इफ़ यू कैन मेड इट बाय योर सेल्फ तो आप बनाइए, लेकिन अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप ये नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 148 टू 158। एंड जिन्होंने भी नोट्स लिए हैं मैं उनको बता दूं कि हमारे जो भी बाकी पेजेस हैं वो आपको 40 पेजेस जो हैं वो विद इन 3 या 4 डेज़ मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हमने जो ये कंपाइलेशन स्टार्ट की थी वो पेज नंबर 23 से की थी शायद, तो 1 से लेके जो पेज नंबर 23 तक है उसका भी आपको एक मतलब कंप्लीट PDF मिलेगा। ठीक है, अभी जैसे जो मैंने आपको PDF दिए हैं तो 2 PDF दिए हैं, तो उसके थ्रू अभी आप रिवीजन कीजिए एंड जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैं पूरा एक कंप्लीट PDF दे दूंगी। फिर बाकी सारे PDFs आप डिलीट कर दीजिएगा एंड सिर्फ बस उस एक ही PDF को रखिएगा। ठीक है, जो फर्स्ट 1 से लेके पूरा पेज नंबर 188 तक कवर करेगा। ठीक है, बट ये शॉर्ट एंड क्रिस्प है एज कंपेयर टू इनसाइट्स IAS PDF। एंड मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। अगेन बस आपको 10 मिनट्स रिवाइज करना है पर डे एंड वीडियो सुननी है, आपका करंट अफेयर्स डन है। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लू फ्लैग प्रोग्राम से। पिछले साल से ही हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ओकेजन था किसका? इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे का। ठीक है, दिस इज इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे था। ये इन 1986 से ही हम इसको मना रहे हैं। एंड इंडिया में भी 8 बीचेस को रिकमेंड किया कि इसको भी ब्लू फ्लैग प्रोग्राम के अंदर लाया जाए। ये जो दिन है आपका जो 1986 से जो ये क्लीन अप डे मनाया जा रहा है, तो हर साल कब मनाया जाता है? ये सितंबर का जो तीसरा शनिवार आता है तब बनाया जाता है। एंड ये जो इनिशिएटिव था ये वॉशिंगटन बेस्ड एक ओशियन कंजर्वेंसी का इनिशिएटिव था। ठीक है, तो 8 जो बीचेस इंडिया ने रिकमेंड करी हैं वो कौन कौन सी हैं? गुजरात की है शिवराजपुर, घोघला है दमन एंड दीव की, कसरकोड एंड पदुबिद्री है कर्नाटका से, कप्पड़ है केरला से, ऋषिकोंडा है आंध्र प्रदेश से, गोल्डन है उड़ीसा से एंड राधानगर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से। इनके नेम्स लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो प्रोग्राम है, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल है, नॉन गवर्नमेंट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है
FEE दैट इज़ द फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन। ये फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। हमने पढ़ा ना कि जो डे है वो 1986 से ही मनाया जा रहा है। तो आपका ये जो प्रोग्राम था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1985 फ्रांस में। इसके बाद यूरोप में भी इसको इम्प्लीमेंट किया 1987 से ही, एंड यूरोप के बाहर 2001 से जब साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। एंड देन अब देखिए आपकी डेफिनेशन क्या होती है। ब्लू फ्लैग बीच होती क्या है? ब्लू फ्लैग बीच एक इको टूरिज्म मॉडल है, एंड बीचेस को बताया जाता है कि इन बीचेस को क्लीन रखिए, हाइजीन रखिए, अच्छा वहाँ पर पानी हो, हेल्दी एनवायरनमेंट हो, प्रॉपर टॉयलेट्स वगैरह हो, ठीक है, ताकि टूरिस्ट को अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सके। तो ये इस तरीके का मॉडल है। एंड साउथ, इसका मतलब होता है साउथ एंड साउथ ईस्ट। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी PDF मिला है, जिन एस्पिरेंट्स को भी PDF मिला है, तो वो इनको थोड़ा टाइम लगेगा आपको समझने में, तो आप लेकिन समझ जाएंगे। जैसे इसका मतलब जहाँ पर भी है, इसका मतलब है डिक्रीज, अगर ऐसे है तो इसका मतलब है इंक्रीज। INT का मतलब है इंटरनेशनल, INFO का मतलब है इंफॉर्मेशन। ठीक है, और कहीं भी अगर आपको मिलता है NE NW, इट मीन्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो इस तरीके के साइन होते हैं। जापान एंड साउथ कोरिया है आपकी ब्लू फ्लैग प्रोग्राम के अंदर, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में। स्पेन में सबसे ज़्यादा बीचेज़ हैं 566, ग्रीस में 515, फ्रांस में 395। मीन्स ये वो बीचेज़ हैं जो ब्लू फ्लैग प्रोग्राम के अंदर आती हैं। 33 क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना होता है। एंड ये देखिए सभी गुड पॉइंट्स हैं। आप अगर मान लीजिए किसी बीच पर घूमने जाते हैं तो आपको वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं चाहिए, तो वही सारी सुविधाएं हैं। इंडिया में 13 बीचेस को आइडेंटिफाई किया है। उड़ीसा से पहली जो बीच थी जिनको ये टैग सर्टिफिकेशन प्रोसेस जिसने कंप्लीट किया, वो है चंद्रभागा बीच। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज बीच प्रोग्राम। तो ये बीच का फुल फॉर्म यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि बीच के एनवायरनमेंट को एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विस। तो इसको इंडिया ने लॉन्च किया है किसके अंदर? इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। एंड इसे 2 साल लगे बनाने में। किसने बनाया? सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट ने, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। एम क्या है? एम है पॉल्यूशन को ख़त्म करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, हमारा जो कोस्टल इकोसिस्टम है उसे हमें मेंटेन एंड प्रोटेक्ट करके रखना है, क्लीनलीनेस को मेंटेन करके रखना है। जो ICZM प्रोजेक्ट है, दैट इज़ हमारा जो कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, इसको वर्ल्ड बैंक भी हेल्प करता है। एंड जो नेशनल सेंटर है सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई का, वो भी इसको मींस साइंटिफिक एंड टेक्निकल अगर किन्हीं इनपुट्स की ज़रूरत होती है तो ये प्रोवाइड करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था ये 1992 में बना था, जब अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो के अंदर, तब ये कॉन्सेप्ट बना था। ठीक है, तो बीच प्रोग्राम ध्यान रखिएगा इंडिया का है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। तो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी है, इन्होंने जो पंजाब, PNH मीन्स पंजाब एंड हरियाणा, तो पंजाब एंड हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको लिखा, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम पे स्टबल बर्निंग होती है एंड वहाँ पे जो पराली होती है उसको जलाया जाता है, तो उसके लिए लिखा। एंड सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है ये बॉडी एनवायरनमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी, जिसका मेन एम यही है कि जो NCR हैं, NCR मतलब दिल्ली के आसपास के जो एरियाज़ हैं, जैसे नोएडा हो गया, फरीदाबाद हो गया, तो ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर जो एयर पॉल्यूशन है इनको क्या करना है? कंट्रोल करना है, क्योंकि इसकी वजह से दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता है। तो इसे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया था 1998 में एनवायरनमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी को। इसके अंदर एक चेयरमैन होता है, 14 मेंबर्स होते हैं। जो 14 मेंबर्स हैं वो देखिए कहाँ कहाँ से हो सकते हैं? दिल्ली के एनवायरनमेंट सेक्रेटरी हो सकते हैं, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो सकते हैं, IIT दिल्ली एंड जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर्स भी होते हैं। ठीक है, एम क्या है इसका? एम यही है एनवायरनमेंट को बचाना है। जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है NCR के अंदर उसको इन्फोर्स करके रखना है ताकि पॉल्यूशन लेवल ना बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है नमामि गंगे प्रोग्राम। तो नमामि गंगे प्रोग्राम प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। 6 प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए उत्तराखंड के अंदर। 6 सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएंगे हरिद्वार के अंदर, ऋषिकेश के अंदर, मुनि की रेती के अंदर एंड बद्रीनाथ के अंदर। ठीक है, NGP जो आपका नमामि गंगे प्रोग्राम है ये एक कंजर्वेशन मिशन है जिसे जून 2014 में अप्रूव किया था। इसका भी एम यही है पॉल्यूशन को कम करना है,
जो रिवर गंगा है उसके पानी को कंजर्व करना है, रेजुविनेट करना है। एंड ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेंगे? इम्प्लीमेंट करेंगे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो कि नेशनल गंगा काउंसिल की ही एक विंग है, एक शाखा है। एंड ये भी ध्यान रखिएगा कि जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, इन्होंने रिप्लेस किया था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को। तो पहले ये अथॉरिटी हुआ करती थी, लेकिन इसको रिप्लेस करके नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा बनाया गया। ये किसकी शाखा है? नेशनल गंगा काउंसिल की। नेशनल गंगा काउंसिल कब इस्टेब्लिश की गई? 2016 में। इसके हेड कौन है? इसके हेड है प्राइम मिनिस्टर। फंडिंग इसको 20,000 करोड़ रुपए की है। अराउंड 288 प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम चल रहा है। ठीक है, इनके पिलर्स क्या हैं? पिलर्स यही हैं कि सीवेज का जो पानी होता है उसको ट्रीट करना है, बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखना है, एफॉरेस्टेशन का ध्यान रखना है, पब्लिक अवेयरनेस एंड गंगा ग्राम का ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, व्हाट काउंट्स एज एक्ट ऑफ गॉड। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने कहा कि जीएसटी का कलेक्शन तो इस बार कम हुआ है। ये किस वजह से हुआ? ये हुआ है पैंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से। अब ये जो कोविड-19 है, ये नेचुरल कैलामिटी, पैंडेमिक मान लीजिए अगर किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से भी हो सकता है या किसी फोर्स मेजॉर क्लॉज की वजह से भी हो सकता है। अब ये जो फोर्स मेजॉर क्लॉज है, इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए, जो फोर्स मेजॉर क्लॉज है, ये नेपोलियनिक कोड के अंदर इसका ओरिजिन है। नेपोलियनिक कोड को आप 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे। उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से जो नेपोलियनिक कोड था 1804 का, वो कुछ जगह पर अच्छा था एंड कुछ जगह पर अच्छा नहीं था। तो अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो फोर्स मेजॉरिटी क्लॉज का मतलब होता है कि पार्टीज जो हैं, अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, लेकिन आप वो काम करने के लिए मना कर देते हैं, तो ये नेपोलियनिक कोड के अंदर ये डाला था कि कुछ पार्टीज जो हैं वो अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा करने से मना कर सकती हैं कुछ समय के लिए भी एंड हमेशा के लिए भी, बिना कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किए हुए। तो ये होता है फोर्स मेजॉरिटी क्लॉज। अब ये 2017 के जो मैनुअल है फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड्स, इसके अंदर भी लिखा हुआ है। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1876 का सेक्शन 32, इसके अंदर भी लिखा हुआ है। एंड फोर्स मेजॉरिटी क्लॉज कभी कभी ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से भी लग सकता है। कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट ये कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको परफॉर्म करना मुश्किल हो गया है, ठीक है, तो आप फोर्स मेजॉरिटी क्लॉज नहीं लगा सकते। लेकिन हाँ, जब काम ही इम्पॉसिबल हो जाए तब इसको यूज़ किया जा सकता है। तो चाइना में भी यूज़ किया गया था ये 2002 में, जब सार्स आउटब्रेक हुआ था। सिंगापुर में यूज़ किया गया कोविड-19 एक्ट के टाइम पे। पेरिस कमर्शियल कोर्ट ने यूज़ किया इसे जुलाई में। एंड जो मॉडल कोड है वो भी बनाया गया है एंड इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसको बनाया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, केरला टू हैव सर्टिफाइड स्नेक हैंडलर्स। तो केरला ऐसी जगह हो गई है जहाँ पे जो मीन्स सांपों को कंट्रोल करेंगे, उनको हैंडल करेंगे, उनको सर्टिफाई करने के लिए केरला पहली स्टेट बन गई है, फर्स्ट स्टेट बन गई है। जो 21 से लेके 65 साल तक हैं उन्हें सर्टिफाई कराना होगा अपने आप को। एंड वो एप्लीकेशंस फिल करेंगे, जो भी एप्लीकेशंस फिल करेंगे उन्हें फिर असिस्टेंट कंजर्वेटर्स ऑफ फॉरेस्ट जो हैं वो देखेंगे। एंड फिर उनके अंदर शॉर्ट लिस्टिंग भी होगी कि किस किस को ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि वो सेफली एंड साइंटिफिकली तरीके से हैंडल कर सकें स्नेक्स को। एंड जो भी फिर उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा वो 5 साल के लिए वैलिड होगा, जिनमें उन्हें प्रोटेक्टिव गियर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहनकर ही स्नेक्स को कंट्रोल करना होगा। एंड ये भी है कि अगर कोई स्नेक को बचाया जाता है तो फिर बाद में उसे रिलीज़ भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर पिछले साल ही केरला के अंदर 334 डेथ्स हुई हैं, 1860 स्नेक बाइट्स के केसेस सामने आए हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, एनिमी प्रॉपर्टीज़। देखिए ये सभी टॉपिक्स आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। अगर कोई वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है या कि कोई न्यू सब्सक्राइबर है तो आप इसे पीडीएफ से 1-2 दिन मैच करके देख लें तो आपको एक ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ हमें इन नोट्स के अंदर सब कुछ कराया जा रहा है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एक बार 1-2 बार आप देख लीजिए, उसके बाद आपको ये हो जाएगा कि हाँ कंप्लीट है। अदरवाइज़ क्या होगा, आपको लगेगा कि हाँ हम टॉपिक्स तो कर रहे हैं बट इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। तो मैंने
मैंने एक वेल नोन वेबसाइट के पीडीएफ से ही इनको बनाया है, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड एज़ पर यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो एनिमी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि गवर्नमेंट जो है वो मींस एनिमी प्रॉपर्टीज़ को बेच दे, क्योंकि एनिमी प्रॉपर्टीज़ 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की हैं। एंड एनिमी प्रॉपर्टीज़ मींस उन लोगों की प्रॉपर्टी हैं जिन्होंने सिटीजनशिप ले ली पाकिस्तान एंड चाइना की। तो 9000 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो पाकिस्तान से मींस रिलेट करती हैं एंड 126 चाइना से। यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा हैं 4991 है, फिर वेस्ट बंगाल के अंदर 2735, दिल्ली के अंदर 487। तो इनकी जो सिटीजनशिप है वो किसने ले लिया है? पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले लिया इन लोगों ने। एंड चाइना के वालों ने जो है मेघालय की 57, वेस्ट बंगाल के 29, आसाम की 7। तो यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने सिटीजनशिप ले लिया चाइना की। तो अब ये एनिमी प्रॉपर्टीज़ बन गई हैं, तो इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। एंड ये तो जो तशकींद डिक्लेरेशन है, जस्ट अ मिनट, जो तशकींद डिक्लेरेशन है जनवरी 10, 1966 के अंदर जो हुआ था, वो भी कहते हैं कि डिस्कशन करिए। फिर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट भी आया 2017 के अंदर, जिसके अंदर ये कहा गया कि अगर कोई लीगल हायर है या कोई एनिमी का सक्सेसर है, वेयर मीन सिटीजन हो या नहीं हो, हु इज़ नॉट एन एनिमी, तो यहाँ पे जो भी फर्म होगी नेशनलिटी की, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर डाली गई थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। देखिए ये जो टॉपिक है ये कल भी आएगा वीडियो के अंदर, इसलिए इसको आज आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कल मैंने लिखा हुआ है कि एज डन अर्लियर, ठीक है। तो आज आप इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि कल भी ये सेम ही टॉपिक रिपीट होगा। तो जो न्यूज़ है मैं वो आपको बताऊँगी, लेकिन जो सेम पॉइंट्स है वो मैंने वहाँ पर अबव ही लिख दिया है। जो असम की गवर्नमेंट है उन्होंने अनलॉफुल एक्टिविटी जो प्रिवेंशन एक्ट ट्रिब्यूनल है उनको कहा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट आउटफिट्स ऐसे हैं जो कि चाइना के अथॉरिटी से कांटेक्ट कर रहे हैं एंड उनको मींस हेल्प कर रहे हैं अगेंस्ट इंडिया। लेकिन चाइना ने मना कर दिया कि चाइना उन लोगों को हेल्प नहीं दे रहा है। नाउ इशू क्या है? इशू ये है यूनाइटेड नेशन लिबरल फ्रंट ऑफ वेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, एक म्यांमार बेस्ड कॉन्ग्लोमरेट है, जिन्होंने रिजोल्यूशन लिया कि वो थर्ड नेशन से हेल्प लेंगे एंड अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे। ये 2015 में इन्होंने कॉन्ग्लोमरेट बनाया था। बैकग्राउंड क्या है? अब देखिए जो यूएपीए है इन्होंने क्या किया था, जो ट्रिब्यूनल था ये बनाया गया था अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर, जब जो हमारे होम मिनिस्टर थे उन्होंने बैन कर दिया था नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड को नवंबर 2019 में 5 साल के लिए। सितंबर 22 में जो ट्रिब्यूनल था उन्होंने कहा कि ये जो बैन है ये ठीक है एंड जो एनडीएफबी है दैट इज़ नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड जो है वो एक अनलॉफुल एसोसिएशन ही है एंड इसके ऊपर 5 साल तक बैन रहना चाहिए। तो किस एक्ट के अकॉर्डिंग ये किया जाता है? तो देखिए यही यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो कल के वीडियो के अंदर भी आएगी, तो इसको ध्यान से सुनिए। जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है ये 1967 में पास हुआ था। मेन एम यही था कि कंट्री के अंदर कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी ना हो। इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलती है, जिसके बाद वो एक ऑफिशियल गैजेट निकालते हैं एंड फिर किसी पर्सन इवन किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी इलीगल घोषित कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स अनलॉफुल घोषित कर सकते हैं एंड फिर इसके अंदर डेथ पेनल्टी मिलती है उस पर्सन को या पूरे लाइफ की सज़ा भी मिल सकती है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखिएगा, कोई इंडियन हो या कोई फॉरेन हो दोनों पर ही ये केस चलाया जा सकता है एंड जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा तो उसके 180 दिन मैक्सिमम 180 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को चार्जशीट फाइल करनी पड़ती है। फिर देखिए 2004 में कुछ अमेंडमेंट हुए थे जहाँ पे टेररिस्ट एक्ट भी डाल दिया गया था कि ऑर्गेनाइजेशन को भी बैन किया जाए, जिसके अकॉर्डिंग 34 आउटफिट्स को बैन भी किया गया है। 2004 तक अनलॉफुल किसको कहते थे कि मान लीजिए टेरिटरी को लेना, सेसेशन करना या सेशन करना, लेकिन 2019 में जो डायरेक्टर जनरल है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के, वो अप्रूवल दे सकते हैं कि जो केस है वो
इन्वेस्टिगेट किया हो अगर सेड एजेंसी ने, तो वो भी मीन्स अटैचमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी की। ठीक है, जो एक्ट है वो ऑफिसर्स को इतनी भी पावर देता है, जैसे कि रैंक ऑफ इंस्पेक्टर को, कि ये भी केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं टेररिज्म के। डीएसपी एंड जो आपके अबव रैंक ऑफिसर्स हैं ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्रिटिसिज्म क्यों होता है? क्रिटिसिज्म इसीलिए करते हैं कि ये जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, इसका कभी कभी सरकार गलत यूज़ या फिर इसको अब्यूज़ भी किया जाता है। एंड अगर मान लीजिए सरकार इसकी है तो जो ओपोनेंट्स होते हैं उनके खिलाफ भी कभी कभी यूज़ करते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को थोड़ी पावर ज़्यादा मिल जाती हैं। एंड ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, क्योंकि पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है एंड स्टेट के अंदर कौन इंटरफेयर कर रहा है? सेंटर। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। तो ये भी न्यूज़ में था, क्योंकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट थे उन्होंने एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ने एक ऑर्डर पास किया था गोरखपुर के एक डॉक्टर कफील खान के खिलाफ, एंड उनको इलीगल घोषित कर दिया था। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वो इलीगल नहीं है एंड उनको छोड़ो जेल से। तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से स्लैप किया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को, कि जो भी उन्होंने कमेंट्स पास किए कफील खान ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, आप उनको उस बेसिस पे अरेस्ट नहीं कर सकते हो। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या होता है? यहाँ पे कुछ महीने के लिए किसी पर्सन को मींस अरेस्ट किया जा सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि मान लीजिए आप पर किसी पर्सन पे शक है कि आगे कुछ गड़बड़ करेगा या किसी को कुछ नुकसान पहुंचाएगा, तो उसको पकड़ लिया जाता है। ठीक है, एंड फिर इवन उसको नीड नॉट बी चार्ज, ज़रूरी नहीं है कि जब उसको पकड़ा जा रहा है तब उसने कोई गुनाह कर दिया है। ठीक है, क्योंकि गुनाह करने से पहले गुनाह ना करे इसलिए उसको पकड़ा जाता है। ये 23 सितंबर 1980 में आया था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इसको लेकर आई थी। एंड इंडिया के डिफेंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, फॉरेनर्स कोई गड़बड़ ना करें, एंड इसके लिए भी कभी कभी यूज़ किया जाता है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे। एंड बिना चार्ज के मींस मान लीजिए वो अब पकड़ लिया तो फिर कैसे कुछ गुनाह करेगा, तो बिना गुनाह के भी उसको 1 साल तक डिटेन करके रखा जा सकता है। एंड 12 दिन तक मींस बिना उनको स्टेट गवर्नमेंट के जो है नो सच ऑर्डर शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 12 डेज। मान लीजिए अब उसको पकड़ लिया तो उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल देगी, एंड अगर अप्रूवल नहीं दिया तो 12 दिन से ज़्यादा उसको नहीं रख सकते। वन थिंग मोर कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो बिना उसको उसके चार्जेस बताए हुए भी 10 दिन तक डिटेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड के अंदर अपील कर सकते हैं, लेकिन ट्रायल के टाइम पे कोई लॉयर भी अवेलेबल नहीं होता। 1818 में बंगाल रेगुलेशन थर्ड के टाइम पे इसे यूज़ किया था। रॉलेट एक्ट 1919 के टाइम पे इसे यूज़ किया था। अब देखिए, ये एक एडवाइजरी बोर्ड हमने पढ़ा। एडवाइजरी बोर्ड के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट है कोई भी कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। इसके अंदर जज होते हैं हाई कोर्ट के, एंड बाकी भी अपॉइंट करती है गवर्नमेंट ही। डिटेन पर्सन जो होता है वो डिटेंशन के 3 वीक्स के अंदर एडवाइजरी बोर्ड के सामने आता है। अब देखिए, इनको कौन कौन सी राइट्स अवेलेबल नहीं है। जहाँ पर क्रॉस है इट मीन्स इनको ये राइट्स अवेलेबल नहीं है। एक तो इनको इन्फॉर्म नहीं किया जाता कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। सेक्शन 50 ऑफ CRPC राइट टू बेल देता है, वो भी इनको अवेलेबल नहीं होती। CRPC दैट इज क्रिमिनल एंड प्रोसीजर कोड। ठीक है, इसका जो सेक्शन 56 एंड 76 है, ये कहते हैं कि अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट के सामने लेकर आओ, तो ये फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती। आर्टिकल 22 ये कहता है कि आपको कंसल्ट करने की भी पावर नहीं है, तो ये सब भी नहीं मिलता। देन देखिए, एक इसके साथ साथ किसी पर्सन को अंधेरे में रखा जा सकता है 5 दिन के लिए, एंड अगर मान लीजिए ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होती है तो 10 दिन के लिए भी रखा जा सकता है। एंड गवर्नमेंट जो है वो अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन अपने पास भी रख सकती है, एंड कोई लीगल प्रैक्टिशनर की हेल्प भी नहीं मिलती। तो काफ़ी इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं बैन ऑन चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स। तो 118 जो मोबाइल ऐप्स हैं उनको बैन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। सेक्शन 69 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यूज़ करके गवर्नमेंट ने कहा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ये तो कहेगी नहीं
कि क्योंकि बॉर्डर इश्यूज़ हैं इसलिए हम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए कि ऐप के गलत यूज़ हैं, जो डाटा है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेक्टर ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कहा है कि इन ऐप्स को बैन कर दीजिए। तो ये थर्ड राउंड था बैन का। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इशू भी चल रहे हैं। एंड ये भी पाया गया कि क्योंकि देखिए जो चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी है वो पिछले 4 महीने से कोशिश कर रही है इंडिया में घुसने की इन लद्दाख, सो दैट्स वाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसी पीडीएफ के अंदर हम ये काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि दूसरी कंट्री से देखिए जब आप कुछ पैसा रिसीव करते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट है। तो गवर्नमेंट ने 4 क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं जिन्हें सस्पेंड कर दिया है, मीन्स मना कर दिया। एंड होम मिनिस्टर की जो क्लियरेंस है वो ज़रूरी होती है अगर फॉरेन फंड्स रिसीव करने हैं। एंड क्या क्या और चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करानी होती है हर 5 साल में। जो एनजीओ है उन्हें अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है, डिटेल अपलोड करनी पड़ती हैं कि कितने कंट्रीब्यूशन रिसीव हुए हर 3 महीने में। एनजीओ जो होती है उसे एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है। अब ये वाले पॉइंट्स आप अच्छे से ज़रा देखिए कि कौन फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इलेक्शन में कोई कैंडिडेट उठ रहा है, नहीं कर सकते। एमपी एमएलए नहीं कर सकते, पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकते, कोई ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिटिकल कल्चर की वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। कोई पर्सन है रिलेटेड टू रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर वो नहीं कर सकते। कोई जजेस या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, और कोई पर्सन है हु इज़ रिलेटेड टू ऑडियो न्यूज़ एंड ऑल इंडिया रेडियो, तो वो भी नहीं रिसीव कर सकते। एंड अगर कोई ऐसा जैसे स्पेसिफाई कर दिया हो खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिसीव नहीं कर सकते हैं। 2018 के बजट में एक अमेंडमेंट की गई थी जहां पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को इनेबल कर दिया था कि ये फॉरेन फंडिंग रिसीव कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कम से कम 3 साल एग्जिस्टेंस में रही हो, ऐसी एक्टिविटीज़ करती हूँ जो सोसाइटी के फ़ायदेमंद हो, एंड कम से कम पिछले 3 साल में 10 लाख रुपए ऐसी चीज़ों पे खर्च किए हों, तभी वो रजिस्टर होती हैं, तभी उन्हें फ़ायदा मिलता है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस का। चलिए, तो आज का पीडीएफ आपका हो गया है। कल और आपको 10 पेजेस का पीडीएफ मिलेगा। उसके बाद हमारे सिर्फ फैक्ट और फिल्म्स रह जाएंगे, ठीक है। तो आपको मिल जाएंगे विद इन 3 डेज। सभी आपका सितंबर का करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगा, एंड फिर हम इसी मंथ ही अक्टूबर का पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरी ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं, एंड आफ्टर दैट आई विल शेयर द पेटीएम नंबर जहाँ पे आपको सिर्फ 90 रुपीज़ पे करके आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको नीड है तो आप लीजिए। अगर आप लगता है कि आप इस पीडीएफ को खुद बना सकते हैं तो वो और भी ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब हम खुद बनाते हैं तो हमें और ज़्यादा लर्न होता है। बट अगर आपको लगता है कि हाँ हम भी ऐसा ही बनाएंगे तो आप ये पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ थैंक यू सो मच। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिखिए, ठीक है। एंड हम कोशिश करेंगे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से रिलेटेड भी कुछ वीडियोज़ अपलोड करने की, क्योंकि वो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है। इसके अलावा अगर आपको कोई और आइडिया हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। थैंक यू।